वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस का जो क्लास 6 है उसकी जो नई बुक आई हुई है, ठीक है ना, उसका हम लोग चैप्टर 2 कर रहे हैं। और आज के चैप्टर का नाम है महासागर और महाद्वीप। तो ये हमारी नई बुक है जो है क्लास 6 की, ठीक है। तो इससे हम जो है कंप्लीट कर रहे हैं ताकि जो है आगे के एग्ज़ाम में अगर इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँ जो इसमें चेंजेज हुए हैं तो वो हम आसानी से कर सकें, ठीक। तो आइए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये बुक का जो है मैंने एक नोट्स की तरह तैयार कर लिया है इसके सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो हम जो ये क्लास करेंगे वो आपके उसी नोट से करेंगे जो कि इस बुक से बनाई गई है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे और देखते हैं भाई हमारा जो चैप्टर 2 है महासागर और महाद्वीप, ठीक। तो यहाँ पे एक आपको चित्र दिख रहा है सबसे पहले, जो कि आपका चित्र किसका है। तो ये चित्र है आपके पृथ्वी का जो कि अंतरिक्ष से लिया गया है, ठीक है। अधिकतर आप इसमें देख रहे हो कि आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ठीक है। बीच बीच में आपको जो है यहाँ पे ग्रे कलर भी दिख रहा है, ठीक है। तो ये सभी जो है आपके क्या होते हैं, ये सभी आपके महाद्वीप हैं, ठीक है ना। बाकी जो आपके ब्लू कलर दिख रहे हैं ये सब क्या हैं आपके, ये ब्लू कलर आपके हैं आपका जल है, ठीक है, यानी कि समुद्र की बात की जा रही है। और ये वाइट वाइट जो है ये आपके बादल और जो है आपके क्या कहते हैं कि बर्फ़ वाले क्षेत्र को दिखा रहे हैं, ठीक है। अंटार्कटिका हो गया और आर्कटिक क्षेत्र। तो जो हमारा पृथ्वी है इसकी अधिकांश सतह जो है 3/4 सतह किससे घिरी हुई है, तो ये घिरी हुई है आपके जल से, ठीक है। 3/4 यानी कि 4 में से 3 हिस्सा आपका किससे घिरा हुआ है, पूरे पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है। अंतरिक्ष से अगर हम देखते हैं तो पृथ्वी कैसे दिखाई दे रही है, नीली दिखाई दे रही है, जैसा कि अभी हमने देखा चित्र में। और इसी कारण से पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो है अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है और यहाँ पर जो है अधिकांश सतह लगभग 3/4 सतह पर क्या है, ये जल से घिरा हुआ है। इस वजह से पृथ्वी पर जो आपकी सबसे बड़ी जल राशियाँ होती हैं, यानी कि लार्जेस्ट जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं ओशियन, महासागर कहेंगे। जब आपका बहुत लंबी दूरी तक का क्या होता है, आपका जल वाला क्षेत्र ही होता है, वो आपका महासागर कहलाता है। और पृथ्वी पर भूमि जब कितनी है, तो अगर आपका जल जो है 3/4 है तो केवल एक भाग ही बचेगा। तो 1/4, 4 में से केवल एक भाग जो है आपका क्या है, आपका स्थल है, यानी कि भूमि है, ठीक है ना। और भूमि का अगर कोई बड़ा भाग होता है तो उसको हम लोग लैंड मास या फिर भूखंड कहते हैं। और भूमि के एक बड़े निरंतर विस्तार को, लगातार आपका अगर ज़मीन ही ज़मीन है तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कह देते हैं, महाद्वीप या फिर कॉन्टिनेंट कहा जाता है। तो भूमि का एक निरंतर विस्तार जो है ये क्या कहलाएगा, आपका महाद्वीप कहलाएगा, ठीक है। तो ये तो अभी आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसके अलावा देखो एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में, जो पृथ्वी पर जलवायु होती है, बरसात, ठंडी, गर्मी, ये सब जो पड़ती है, इसमें महासागर और जो है जो ये महाद्वीप हैं, इन दोनों की जो है महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है ना। जो बरसात आती है आपके किधर साइड से आती है, आपके समुद्री क्षेत्रों की ओर से ही स्थल पर आती है। अब देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया गया है जिसमें लिखा है आपका शम नो वरुणा, ठीक है ना। ये है क्या आखिर में, तो ये जो है ये आपके भारतीय नौसेना का प्रतीक चिन्ह है। ये आपका जो चिन्ह आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। और इस पर लिखा हुआ है सम नो वरुणा। इसका अर्थ क्या है कि हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हों। वरुण क्या होता है, वरुण जो है ये जल का पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। यह महासागर, आकाश और जल से संबंधित वैदिक देवता एक जो है जिनका नाम क्या है, वरुण, ठीक है ना। वरुण देवता, उनकी एक स्तुति है, ठीक है। वरुण आपके किसके देवता हैं, तो जल, आकाश, महासागर, तो जल से संबंधित देवता होते हैं जिनको हम वरुण देवता कहते हैं। तो उनके लिए जो है ये आपका सम नो वरुणा लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतीक चिन्ह जो आपके भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पे क्या लिखा है, सम नो वरुणा, और उसका अर्थ क्या है ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो, ठीक। अब देखो पृथ्वी पर भूमि और जल का वितरण, यानी कि किस तरह से जो है जल और भूमि वितरित हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है पृथ्वी पर, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन द अर्थ, तो किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है इसके बारे में देखना है, इसके बारे में हमें बताया गया है। तो जो सबसे पहला दिया गया है कि महासागर और महाद्वीप उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में समान रूप से वितरित नहीं है। तो ये तो हम देख रहे हैं। इधर साइड का जो ये चित्र दिख रहा है ना, ये आपका नॉर्थ पोल का है, नॉर्थ पोल की साइड से आपको दिखा रहा है, उत्तरी ध्रुव की ओर से, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध का चित्र है। और इधर साइड में जो आपको दिख रहा है चित्र, ये आपके साउथ पोल की तरफ से दिखा रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि दक्षिणी ध्रुव की साइड का ये चित्र है। तो ये देखो, और इसमें जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, ये देखो ये जो आपके वृत्त दिख रहे हैं इस तरह से गोले गोले, ये सभी क्या है, आपके अक्षांश रेखाएं हैं। और जो इस तरह की रेखाएं जो ध्रुव से निकल कर दूर की ओर जा रही हैं,
ये सभी क्या है आपकी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा उत्तरी जो आपका गोलार्ध है, इसमें जो है आपका भूमि क्षेत्र क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। और जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, इसमें जो है आपका भूमि क्षेत्र क्या है, कम है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भाई दक्षिणी जो आपका गोलार्ध है उसमें भूमि क्षेत्र कम है, जल वाला क्षेत्र ज़्यादा है, जबकि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे क्या ज़्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में भूमि वाला क्षेत्र ज़्यादा है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है, ठीक है ना। जो आपका लैंड एरिया है ये उत्तरी गोलार्ध में अधिक है, ये हमें ध्यान रखना है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल वाला भाग अधिक है, ठीक। अगला देखते हैं भाई नीचे क्या दिया है। आगे हमें दिया है कि उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश महाद्वीप। तो देखो उत्तरी गोलार्ध में अधिकांश महाद्वीप जैसे कि हमारा एशिया हो गया, ठीक है, एशिया हो गया। इसके अलावा ये आपका एशिया वाला पार्ट है, इधर आपका यूरोप वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये जो है यूरोप हो गया। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है ना। इधर आपका नीचे की साइड में आपको दिख रहा है अफ्रीका दिख रहा है। तो ये सभी जो है आपके उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए यहाँ का भूमि अनुपात यानी कि स्थल का जो भाग है वो अधिक है, लगभग 40% है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख रहे हो कि जल वाला क्षेत्र उत्तरी भाग में फिर भी ज़्यादा है, लगभग जल जो है आपके 60% है। लेकिन अगर हम दक्षिणी गोलार्ध से तुलना करें तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका स्थल भाग कम है, जल भाग ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उत्तरी गोलार्ध में आपका स्थल भाग जो है क्या है, ज़्यादा है दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में। आगे देखते हैं जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध में हम लोग देख ले रहे हैं कि प्रशांत महासागर, यहाँ पे देखो भाई प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक और हिंद महासागर, ये तीन आपके विशाल क्षेत्र जो है दक्षिणी गोलार्ध की ओर आपको ज़्यादा दिख रहे हैं, ठीक है ना। जिसके कारण यहाँ का जल अनुपात लगभग 80% से अधिक है। आप देख रहे हो स्थल भाग बहुत कम है यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध की ओर, तो यहाँ पे जो जल अनुपात है ये क्या है आपका ज़्यादा है। तो लगभग 80% से अधिक जो है जल वाला क्षेत्र आपके दक्षिणी गोलार्ध में है। स्थल आपका 20% फिर बचा दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर जो जल उपलब्ध है वो आपका अधिकतर क्या है, महासागरों में ही है। पृथ्वी पर जितना आपका जल उपलब्ध है वो अधिकतर आपके महासागरों में है। लेकिन तो ये जल क्या है आपका लवणीय है, यानी कि साल्टी वाटर है, ठीक है, खारा पानी है ये, ठीक है। इसके लिए ये शब्द जो है आपकी किताब में दिया है लवणीय, तो ये याद रखना है आपको। अलवणीय जल यानी कि जो आपका फ्रेश वाटर होता है जिसको हम पी सकते हैं, ठीक है, पेयजल जो होता है हमारा उसको अलवणीय जल बोला जाता है, फ्रेश वाटर। इसका जो है पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा, अत्यल्प मतलब बहुत कम है, ठीक है ना। यानी कि जो फ्रेश वाटर है ये आपका बहुत कम हिस्सा है। ये किसमें आपका हिमनद यानी कि जो आपके ग्लेशियर्स होते हैं, नदी हो गया, झील हो गया, वायुमंडल और जो आपका भूमिगत जल यानी कि ग्राउंड वाटर जो है, ठीक है ना, ग्राउंड वाटर के रूप में ये पाए जाते हैं जो हमारे पीने योग्य जो है पानी जो उपलब्ध होता है, ठीक है। भले ही पृथ्वी पर जल बहुत है, आप तो देख रहे हो कि पृथ्वी पर जो है 4 में से 3 भाग पे आपका जल ही है, 3/4 जो है आपका क्या है भाई जल है, 3 भाग तक जल ही है। लेकिन अलवणीय जल यानी कि जो आपका मीठा पानी है जिसे हम पी सकते हैं ये हमारा क्या है, कम है, ठीक है। इसी कारण जो है जल संकट की समस्या पृथ्वी पर बनी हुई है। तो जल संकट की समस्या क्यों है, क्योंकि जो है अलवणीय जल यानी कि जो आपका पेयजल है, फ्रेश वाटर है, ये क्या है, कम है, ठीक है। पृथ्वी पर तो बहुत जल है लेकिन जो आपका और सब जल है वो क्या है आपका साल्टी वाटर है, ठीक है। अब देखते हैं भाई महासागर के बारे में। तो ओशियन में देखो आपका पृथ्वी की सतह पर जो आपके विस्तृत जलाशय होते हैं, जो आपके लार्ज वाटर बॉडीज़ होते हैं, इन्हीं को जो है क्या कहा जाता है, महासागर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको चित्र में जो है ये आपका प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक महासागर, यहाँ पे आपको हिंद महासागर दिख जा रहा है, यहाँ पे आपको आर्कटिक महासागर दिख रहा है और नीचे आपका क्या है दक्षिणी महासागर जिसको हम अंटार्कटिका कहते हैं, ठीक है। और इधर साइड में आपको फिर से महासागर दिख रहा है। क्यों दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि दो साइड में दिखेगा नहीं, क्योंकि ये आपका क्या है कि पृथ्वी आपकी इस तरह से गोल होती है तो ये इधर वाला हिस्सा क्या है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा क्या है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो दोनों साइड में उसका विस्तार दिख रहा है आपको, ठीक है ना। अगर आप गोले में देखोगे तो वो एक ही जगह आपको दिखेगा। आगे देखते हैं हम लोग, ग्लोब में अगर देखोगे तो एक ही जगह दिखेगा, ठीक। तो ये आपके अलग अलग जो है आपको महासागर दिख रहे हैं, तो ये महासागरों को दिखाता हुआ और जो है महासागर के साथ आपको महाद्वीप भी इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो विश्व के मानचित्र में हम 5 महासागर को देख रहे हैं। तो ये 5 महासागर के बारे में हमने देख लिया कि भाई क्या है, प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन हो गया,
इसके अलावा आर्कटिक, आपको याद रखना है कि आर्कटिक महासागर किधर है, उत्तरी ध्रुव की साइड में है। और इसके अलावा दक्षिणी या फिर अंटार्कटिक महासागर, तो अंटार्कटिक कहाँ है, तो अंटार्कटिक आपके साउथ में है, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव के पास में है। और आर्कटिक कहाँ है, तो आर्कटिक आपके उत्तरी ध्रुव के पास में है, ठीक। इसके अलावा जो है आपके बुक में एक क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन अगर पूछा है तो एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 5 महासागर किस गोलार्ध अथवा किन गोलार्धों में स्थित हैं, ठीक है। तो ये देखिए प्रशांत महासागर आपका, ये बीच में जो लाइन जा रही ना, ये आपका पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रही है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला आपका साउथ हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो आपका प्रशांत महासागर है ये आप देख रहे हो दोनों में स्थित है, तो ये आपका किस में हो गया, प्रशांत महासागर आपके दोनों गोलार्धों में स्थित हो गया, ठीक है। और अगला जो आपका है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर भी आपका दोनों गोलार्धों में स्थित है, ठीक है, यह आकृति इसकी बनती है। और इसके अलावा हिंद महासागर, हिंद महासागर का भी हिस्सा आप देख रहे हो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में ही है, ठीक है। बाकी प्रशांत महासागर तो यही हो गया आपका उत्तरी दक्षिणी दोनों में। आर्कटिक महासागर जो है कहाँ है, आपके केवल उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव के पास में है। और जो अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर है ये क्या है, केवल दक्षिणी गोलार्ध में है, ठीक है ना, साउथ हेमिस्फीयर में है। तो ये आपका ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध था, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध था। तो आपको याद रखना है कि ये 5 आपके महासागर हैं, जिसमें से आपका जो आपका अंटार्कटिक और आर्कटिक है, ठीक है, जो आर्कटिक है ये उत्तरी गोलार्ध में है, और दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिक आपके दक्षिणी गोलार्ध में है, बाकी सारे जो है दोनों गोलार्धों में स्थित है, ठीक है। यानी कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक और हिंद महासागर दोनों गोलार्धों में स्थित है, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है। सभी महासागर क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनमें जल बहता रहता है। तो यहाँ पे देखो ये चित्र में जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट वाइज ये जो लाइन खींची गई है ना यहाँ से, तो ये आपके क्या दिखा रहे हैं, इसका जो है सीमा दिखा रहे हैं। लेकिन अब ये क्या है, सीमा आप लोगों ने बना ली है, लेकिन ये सीमा वास्तव में है नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या है, सभी महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इसमें जल भी लगातार बहता रहता है। अब इसमें से जो प्रशांत महासागर है ये आपका क्या है, सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। जो आपका पैसिफिक ओशियन है ये आपका सबसे बड़ा महासागर है। दूसरे नंबर पे कौन है, तो दूसरे नंबर पे आपका अटलांटिक आ जाता है, ये वाला अटलांटिक जो कि ऐसा आकृति का बनता है, ठीक है। अब अगला जो आपका आता है वो आपका तीसरे नंबर पे आप जाता है हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर आपका ये यहाँ पे है, ये आपका तीसरे नंबर का महासागर हो जाता है। फिर चौथे नंबर पे आपका जो है, जो आपका अंटार्कटिक आ जाता है, साउथ वाला जो है आपका दक्षिणी महासागर, ये वाला चौथे नंबर पे है। और जो सबसे छोटा महासागर है वो क्या है, आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, वो है आपका आर्कटिक, ठीक। तो ये आपका आर्कटिक महासागर है, ये आपका सबसे छोटा महासागर है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर, दूसरे नंबर पे अटलांटिक, तीसरे नंबर पे हिंद महासागर, चौथे पे आपका दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिका है, और सबसे छोटा आपका है आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। देखो इसके बारे में बहुत डिटेल में नहीं दिया गया है आपको, लेकिन हम लोग क्लास 6 पढ़ रहे हैं, तो क्लास 6 में जितनी चीज़ें दी हैं सीटेट में आपसे वही चीज़ें ही पूछी जाती हैं, डिटेल में नहीं पूछी जाती। आपने हमेशा ही एग्ज़ाम में देखा होगा। हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में जो है एशिया, पश्चिम में अफ्रीका। अब देखिए यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ये देखो, तो ये आपको हिंद महासागर का विस्तार दिया गया है, क्योंकि हमारा जो देश है वो हिंद महासागर के पास में है, इसलिए जो है हमें हिंद महासागर के बारे में स्पेशली बताया गया है कि उत्तर में ये एशिया को टच करता है, ये आपका नॉर्थ साइड हो गया, इधर आपका एशिया। अभी आपको पिछले क्लास में आपको उत्तर दक्षिण के बारे में बताया गया था। तो यहाँ सबसे ऊपर जो मैप जब भी आप देखोगे तो ऊपर साइड में हमेशा क्या होगा, उत्तर होगा, उसके जस्ट अपोजिट साइड आपका साउथ होगा है। फिर हम घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमेंगे तो इधर साइड में आपका क्या आएगा, ईस्ट आएगा, और आपके ईस्ट के जस्ट पीछे जो है आपका क्या आता है, वेस्ट आता है, ठीक है। तो उत्तर में आपका एशिया हो गया, ये आपका एशिया वाला क्षेत्र। यूरेशिया इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें यूरोप को भी जोड़ के, और यूरोप और एशिया को मिला करके यूरेशिया बोला जा रहा है। पश्चिम में क्या है, अफ्रीका, तो पश्चिम ये साइड हो गया, पश्चिम में अफ्रीका हो गया। पूर्व में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, तो पूर्व साइड इधर हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गया। फिर दक्षिण में जो आपका क्या है, दक्षिण में दक्षिणी महासागर है। तो ये इसके 4 जो आपके अलग अलग दिशाओं में किस किस से मिल रहे हैं, ये कौन कौन से महाद्वीप से मिलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हमें एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखें, भारत के दोनों ओर हिंद महासागर के 2 भाग दिखाई देते हैं, ठीक है। पश्चिम में अरब सागर है और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। तो देखें यहाँ पे चित्र में आप चित्र में देख सकते हैं कि अरब सागर ये मतलब कि जो हिंद महासागर था ये वाला पार्ट है,
ठीक है ना। भारत से लगता है हिंद महासागर वाला पार्ट। और इसमें देखो आपने अभी अभी देखा नॉर्थ साउथ ईस्ट आपका घड़ी की सुई की दिशा में, और वेस्ट आपका इधर। तो पूरब की साइड में, जो आपका भारत के पूरब की साइड में, ये जो आपका हिंद महासागर है उसका एक विस्तार जो है, एक भाग है बंगाल की खाड़ी। और ये पश्चिम साइड में क्या है, तो पश्चिम साइड में है आपका अरब सागर। ठीक है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है कि भारत के पूर्वी दिशा में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिमी दिशा में क्या है भाई, अरब सागर स्थित है। अब जो आपके महासागर है वहाँ पे अनेक प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। ठीक है ना। वहाँ पे वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, समुद्र के अंदर भी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना। और जीव जंतु भी पाए जाते हैं अलग अलग प्रजातियों के। सूर्य की रोशनी वाली सतह से लेकर अंधेरी गहराइयों तक समुद्र के प्रत्येक क्षेत्र में जीवन के विविध रूप पाए जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है वहाँ तक, और उसके अलावा जो है अंदर जो है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ तक जो है समुद्र में अलग अलग तरह की प्रजातियाँ जो हैं मछलियों की और आपके वनस्पतियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रवाल भित्ति दिखाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है। इधर आपका समुद्री एमिनोन पे आपका स्टारफिश दिखाई दे रहा है। ये आपका है, आपका शार्क है। इधर आपका व्हेल है, ये डॉल्फिन है। ये सभी आपके समुद्री जीवों में पाई जाती हैं। और यहाँ पे कुछ रंगीन मछलियाँ जो आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ये समुद्री शैवाल है। ठीक है। इसके अलावा जो आपका अंटार्कटिक वाला जो क्षेत्र होता है, जहाँ पे आपके बर्फीले क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे पेंगुइन भी पाए जाते हैं। और बोनेयर समुद्री टर्टल, ये आपका क्या है, बड़ा सा एक जो है टर्टल होता है। ठीक है ना, जो आपका समुद्र में पाया जाता है। तो ये हमारा हो गया भाई समुद्री जीवन के बारे में कुछ आपका चित्र था। अब महासागर जो है ये अपने साथ आपदाएं भी लाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। भारत में जो आपके हर गर्मियों में, जो आपका गर्मियों के महीनों में जो आपकी मानसूनी वर्षा होती है, ये वर्षा कहाँ से आती है, ये वर्षा जो है आपके महासागरों से उत्पन्न होती है। ठीक है ना। जो आपका ये भारत का जो निचला हिस्सा है, इसमें जो आपका दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है, इधर साइड से सबसे पहले जो है आपका मानसूनी हवाएं आती हैं और केरल के क्षेत्र में वर्षा करती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये आगे बढ़ करके भारत के और क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। इधर आपका समुद्र की ओर से, बंगाल की खाड़ी की ओर से इधर से भी हवाएं उठती हैं और आपके मेघालय में, और इधर आपका बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, इन सब जगहों पे वर्षा करती हैं। तो ये सभी वर्षा जो होती है ये कहाँ से आती है, ये सभी आपके महासागरों से ही उत्पन्न होती है। ठीक है ना। महासागर, और अगर वर्षा नहीं हुई तो वर्षा नहीं हुई तो जो है मानव जीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित होगा। ठीक है। अकाल पड़ सकता है, सूखा पड़ सकता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। महासागर तूफानों को भी, स्टॉर्म्स जो होते हैं उनको भी जन्म देते हैं। स्टॉर्म क्या होते हैं भाई, अत्यधिक वर्षा वाली जो आपकी विध्वंसक घटनाएं हो जाती हैं। इसमें जो है बहुत तेज़ी से हवाएं चलती हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, चक्रवात। ठीक है। अति प्रचंड हवाएं चलती हैं इसमें, जिसे हम साइक्लोन्स बोलते हैं। और साइक्लोन्स की वजह से, यानी कि चक्रवात की वजह से, जो आपके तटीय क्षेत्र होते हैं विश्व के, कि ऐसा नहीं है कि केवल भारत में, विश्व के किसी भी देश में, ये जो आपके समुद्र तट के पास वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पे, जो कोस्टल रीजन है, वहाँ पर अंदर तक, काफ़ी दूर तक जो है ये आपके जो चक्रवात होते हैं ये नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा एक और नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सुनामी। सुनामी भी कहाँ उत्पन्न होती है, तो सुनामी भी समुद्र में उत्पन्न होती है। चक्रवात भी आपके समुद्री क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। बरसात भी जो आपकी आती है कहाँ से आती है, समुद्री क्षेत्रों से, महासागर से ही आती है। तो जो आपका सुनामी है ये भी समुद्र में उत्पन्न होती है। ये आपकी क्या होती है, विशाल और शक्तिशाली तरंगें होती हैं, जो आपकी अलग पावरफुल क्या होती हैं, आपकी वेव्स होती हैं, जो महासागर के तल में जो है आपके तीव्र भूकंप अथवा ज्वालामुखी के फटने के कारण आती हैं। ठीक। तो देखो जो आपकी सुनामी की तरंगें होती हैं किस वजह से उठती हैं, कि महासागर का जो आपका तल होता है वहाँ पे अगर भूकंप आ जाए या फिर वहाँ पर ज्वालामुखी फट जाए, तो समुद्र के अंदर भी ज्वालामुखी फटता है। ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। तो वहाँ पे ज्वालामुखी फटने की वजह से ये आपकी जो आपकी सुनामी आती है समुद्र में। ठीक है। सुनामी क्या होती है कि आपका बहुत ऊंची जो है आपकी लहरें उठती हैं समुद्र में, उसके बाद वो आपके किधर की ओर आती हैं, तटीय क्षेत्रों की ओर आती हैं, और आपका पूरा तटीय क्षेत्रों को डुबा देती हैं, वहाँ पे चीज़ों को नष्ट कर देती हैं। सुनामी हजारों किलोमीटर तक जा करके तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती हैं, जिससे व्यापक स्तर पर हानि होती है। ठीक है। ये अभी आपको बताया। अब देखो ये भारत में भी सुनामी आई थी, तो इसके बारे में भी बताया गया है कि 26 दिसंबर 2004 के दिन, तो डेट आपको याद रखनी है, इस दिन हिंद महासागर के आसपास भारत और 13 अन्य देश प्रचंड सुनामी से प्रभावित हुए थे। तो 26 दिसंबर 2004 को जो है हिंद महासागर में सुनामी आई थी। तो हिंद महासागर से भारत भी लगता है, इसके अलावा भारत के अलावा और भी देश लगते हैं। तो भारत के साथ साथ अन्य 13 देशों में भी ये सुनामी का असर दिखा था।
ये सुनामी जो है इंडोनेशिया में आए भूकंप के कारण आई थी। इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे समुद्र के तल में जो है आपका भूकंप की वजह से जो है ये आपकी सुनामी आई थी, और इस आपदा में 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। ठीक है। भारत में कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा तमिलनाडु और जो केरल वाला जो तटीय क्षेत्र था, तटीय क्षेत्र समुद्र के किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, इनमें भीषण रूप से ये प्रभावित हुए और जान माल की अत्यधिक क्षति हुई। ठीक है ना, डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। ठीक, तो ये जो है अंडमान निकोबार, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्रों में ये तबाही हुई थी। ठीक है ना, किसकी वजह से भाई? सुनामी की वजह से, 26 दिसंबर 2004 को। अब देखते हैं भाई कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप के बारे में। तो जो आपका भूमि का विशाल सतत क्षेत्र होता है वो आपका क्या कहलाता है? महाद्वीप यानी कि भूमि है आपका, लगातार भूमि ही चली जा रही है, अब आपका भूमि वाला पूरा क्षेत्र है, तो वो आपका क्या कहलाता है भाई? महाद्वीप कहलाता है। महाद्वीपों की गिनती कई प्रकार से की जा सकती है। ये हमारी रुचि पर निर्भर करता है कि हम 4 से 7 के बीच में किसी भी संख्या की सूची बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है कि ये आपके महाद्वीपों की गिनती के बारे में आपके किताब में दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप 4 महाद्वीप की बात कर रहे हो कि महाद्वीप 4 होते हैं, तो इसमें जो है अफ्रीका और यूरेशिया को आपस में मिला दिया गया है। क्यों मिला दिया गया? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड है। तो ये कह रहा है कि ये दोनों अलग, मतलब कि अगर आप गिनती करना चाहो कि अलग अलग महाद्वीप की गिनती करना चाहो तो हम 4 ही बताएंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको हमने अमेरिका बोल दिया। इसके अलावा अंटार्कटिक हो गया, ये आपका अंटार्कटिक एक दूसरे से अलग है। और आपका एक क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया, ये आपका। ठीक है ना, तो ये केवल आपके 4 ही महाद्वीप हैं। ठीक है, इसके हिसाब से अगर आप 4 की गिनती करते हो। इसके अलावा अगर आप 5 महाद्वीप की बात करते हो तो अफ्रीका हो गया। ठीक है, ये आपका अफ्रीका हो गया। अमेरिका हो गया, अमेरिका में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं, इस वजह से। ठीक है, इसके अलावा अंटार्कटिक हो गया, अंटार्कटिक ये वाला हो गया, ये तो आपका पूरा अलग ही है। इसमें भी अंटार्कटिक था जब आप 4 गिनती कर रहे थे तब भी। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया भी आपका यहाँ पे अलग है। इसके अलावा ये आपका यूरेशिया हो गया। ठीक है, तो ये आपका 5 हो गया। अगर आप 6 महाद्वीप की बात कर रहे हो, 6 महाद्वीप की, तो अफ्रीका हो गया, अफ्रीका को अलग कर लिया हमने। अंटार्कटिक, ये अंटार्कटिक अलग हो गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया अलग था ही। यूरेशिया हो गया यूरेशिया में यूरोप और एशिया को दोनों को एक दूसरे से मिला दिया जा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग कर लोगे तो ये आपके 6 हो जाएंगे। जो माने जाते हैं वो कितने माने जाते हैं? 7 महाद्वीप। ठीक है ना, तो ये 7 महाद्वीपों के बारे में हम जानेंगे। अफ्रीका हो गया, अंटार्कटिक हो गया। ठीक है, अंटार्कटिक हो गया ये वाला, अफ्रीका हो गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया के अलावा एशिया हो गया। यूरेशिया जो लिखा है ना, यूरोप और एशिया को मिला के लिखा है, तो इधर आपका एशिया हो गया, इधर आपका यूरोप हो गया सॉरी। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, तो आप देख ही रहो यहाँ पे यूरोप है। तो ये हमारे 7 जो है महाद्वीप बनते हैं। ठीक है, तो 7 महाद्वीपों को जो है अंतिम रूप से हमें अपनाया गया है। अंतिम सूची में देखो 7 महाद्वीपों को अपनाया गया और इसी को ही प्रयोग में लाया जाता है। ये गिनती के बारे में आपकी किताब में दिया है, तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि आपको जानना ज़रूरी है, आपसे आगे पूछा जा सकता है। अब ओलंपिक का ये आपको जो चिन्ह दिख रहा है, ये किसका प्रतीक है? ओलंपिक। अगर आपने ओलंपिक्स देखे होंगे तो ओलंपिक में आपको ये चित्र जरूर दिखेगा। ठीक है ना, तो ये उसके सिंबल होते हैं जिसमें 5 छल्ले यानी कि 5 रिंग्स बने हुए हैं। और ये जो 5 रिंग्स हैं, ये 5 बसे हुए जो इनहेबिटेड महाद्वीप हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंट्स है, इनका प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कि आपका एक तो आपके अफ्रीका हो गया, अमेरिका में आपका उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका दोनों शामिल हो गया। इसके अलावा एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूरोप। ठीक है ना, ये आपके क्या है? 5 आपके बसे हुए महाद्वीप। तो इनके लिए जो है ये 5 रिंग्स जो है आपके किस में दिखती हैं? ओलंपिक के सिंबल में। ठीक है, जो एशिया महाद्वीप है ये क्या है? ये सबसे बड़ा महाद्वीप है। और जो ऑस्ट्रेलिया है ये क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आपका क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम आपको याद रखना है। ठीक है, महाद्वीपों का घटता हुआ क्रम हमें याद रखना है भाई, कि जो आपका एशिया है ये आपका सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, इसके अलावा अफ्रीका दूसरे नंबर पे, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि जो है आपके एग्जाम में, आपके किताब में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तरी अमेरिका बड़ा है या फिर दक्षिणी अमेरिका बड़ा है, तो ये आप तब याद रख सकते हो जब आपको लाइन से ये याद हो। ठीक है, घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा से सबसे छोटा की ओर आप जाओगे, इसको लाइन से आप याद कर लेना,
ताकि अगर एग्ज़ाम में छोटा बड़ा कौन सा है ये अगर पूछा जाए तो आप बता सको। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अब 1981 से जो है भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के अंतर्गत अंटार्कटिक कहाँ था? साउथ पोल की साइड में था, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव के पास में था। तो ना 1981 से भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। इसमें जो है जलवायु और पर्यावरण के विकास पर जो है रिसर्च किया जा रहा है। यहाँ पर जो है एक बेस स्टेशन बनाया गया 1981 में। उसके बाद यहाँ पे रिसर्च किया जा रहा था इवोल्यूशन ऑफ क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट पर। अंटार्कटिक ऐसा महाद्वीप है जहाँ की जलवायु क्या है? बहुत अधिक ठंडी और कठोर है, हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है। उसके अलावा 1983 में भारत ने अंटार्कटिक में एक जो है बेस स्टेशन बनाया जिसका नाम था दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। 1981 से यहाँ पे रिसर्च तो हो रही थी और पहली बार बेस स्टेशन बनाया गया 1983 में, जिसका नाम क्या रखा गया? दक्षिण गंगोत्री। और ये जो है भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन था, कहाँ पे? अंटार्कटिक में, ठीक है। इसके बाद दो और बेस स्टेशन बनाए गए। 1989 में मैत्री बनाया गया और 2012 में अभी जो है क्या बनाया गया था? भारती नाम का एक और बेस स्टेशन बनाया गया था। वैज्ञानिकों के रहने के लिए यहाँ पर जो है घर बने हुए हैं जिसमें पुस्तकालय और यहाँ तक वहाँ पे डाकघर भी स्थित किए गए हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा अब आपका द्वीप आ गया। द्वीप क्या होता है भाई? चारों ओर जल से घिरे हुए भूखंड को क्या कहा जाता है? द्वीप कहा जाता है। यानी कि ये आपका कोई भूखंड है और इसके चारों ओर क्या है भाई? चारों ओर आपका पानी है, ठीक है ना। तो ये हम क्या कहते हैं? तो ये हम इसको एक द्वीप, आइलैंड बोल देते हैं। जो आपके महाद्वीप होते हैं वो भी तो चारों ओर जल से घिरे होते हैं, किंतु आकार में बड़े होने के कारण हम उनको द्वीप नहीं कहते। तो जैसे कि एशिया महाद्वीप हो गया, चारों ओर उसके भी जल है, ठीक है, लेकिन वो आकार में ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको हम लोग द्वीप नहीं कहते हैं, वो आपका महाद्वीप कहलाता है, ठीक। द्वीप आपका छोटे भूखंड होते हैं जो आपके चारों ओर जल से घिरे होते हैं, जिनके चारों ओर जल होता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड, ठीक है ना। विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखना है, उसका नाम क्या है? ग्रीनलैंड है। इसका क्षेत्रफल भारत के 10 बड़े राज्यों के क्षेत्रफल के बराबर है। यानी कि भारत के 10 बड़े राज्यों का क्षेत्रफल मिला लो, उतना बड़ा ये आपका द्वीप है ग्रीनलैंड, ठीक है। भारत में 1300 से अधिक द्वीप है, ठीक। इनमें से मुख्य रूप से 2 द्वीप हैं, 2 द्वीप समूह हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसके अलावा अरब सागर में आपका क्या है? लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग चित्र में देख लेते हैं अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को। तो देखिए, अभी आपको बताया गया था हिंद महासागर का विस्तार था आपका बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी में जो आपका ये वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, ये आपका क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। और यहाँ पे जो छोटा छोटा आपको बिंदी की तरह दिख रहा है, ये आपका क्या है? लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये क्या है? छोटे छोटे द्वीप हैं, कई सारे द्वीप हैं, तो उन सबको मिला करके क्या बोला गया? द्वीप समूह, ठीक है, द्वीप का समूह। तो ये लक्षद्वीप द्वीप समूह है। और इधर भी इसी तरह से आपको दिख रहा है, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। इसमें भी जो है आपको याद रखना है कि जो इधर वाला पार्ट है ये आपका अंडमान है, इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है? आपका निकोबार, ठीक है। तो इसको एक साथ अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। महासागर और जीवन, ओशियन ऑन लाइफ के बारे में देख लेते हैं। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के अति आवश्यक भाग हैं, ठीक है। महासागर और महाद्वीप पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है। महासागरों से महाद्वीपों पर वर्षा होती है। अभी आपको बताया गया कि महासागरों की वजह से ही जो महाद्वीप है उस पर वर्षा होती है, और यह पृथ्वी के जल चक्र का भाग है, ठीक है। वाटर साइकिल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि समुद्र का जल जो है वाष्पित होकर के ऊपर जाता है, फिर संघनित होकर बादल बनता है, फिर बादल से फिर बरसता है, फिर जो है नदियों के द्वारा फिर समुद्र में मिल जाता है। तो ये क्या होता है? आपका जल चक्र होता है। दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। अब देखो, आप सोच रहे होगे कि समुद्र के अंदर जो आपका जो आपके वनस्पतियां हैं, जो समुद्री वनस्पतियां हैं, क्या वो ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं? जी हाँ, दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन जो आपके महासागर की वनस्पतियां हैं वो उत्पन्न करती हैं। इसीलिए इनको जो है कहा जाता है पृथ्वी के फेफड़े, द प्लैनेट्स लंग्स, ठीक है। तो पृथ्वी के फेफड़े किसको कहा जाता है भाई? जो आपके महासागर हैं, जो ये वनस्पतियां, जो आपके महासागरी जो वनस्पतियां हैं, जो आपके क्या करती है? आधे से अधिक जो है आपके क्या उत्पन्न करती हैं भाई? ऑक्सीजन उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। ये आपके क्लास 6 में दिया हुआ है, तो इसको हमें याद रखना है। इस प्रकार महासागर जो हैं ये जलवायु को भी नियंत्रित करते हैं और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो ऑक्सीजन तो आपकी भाई ज़रूरी है, तो इसकी वजह से आपका जलवायु भी नियंत्रित रहता है, ठीक है। बरसात भी कराते हैं ये, वनस्पतियाँ भी मतलब कि ऑक्सीजन भी उत्पन्न करते हैं महासागर, ठीक। इसके अलावा महासागर अनेक प्रकार से मानव जाति को भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि आरंभिक काल में, स्टार्टिंग में क्या था? महासागरों का उपयोग किस तरह से किया जा रहा था? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए,
एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए, इसके अलावा सैनिक अभियान चलाने के लिए जो है हम महासागरों का उपयोग कर रहे थे। महासागरों से हम लोग क्या कर रहे थे, मछली पकड़कर अपने भोजन की आपूर्ति भी कर रहे थे, ठीक है, और विभिन्न सामानों का हम व्यापार भी कर रहे थे। तटीय क्षेत्रों में संस्कृतियों पर महासागरों का गहरा प्रभाव पड़ा है, जो कि किंवदंतियों यानी कि जो आपकी कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं कि हम लोग महासागरों में ऐसे राक्षस रहते हैं या फिर ये रहता है वो रहता है, तो इस तरह की कुछ आपकी कहानियाँ बन जाती हैं, ठीक है। मिथक हो जाता है, मिथक हो गया, किंवदंतियाँ हो गई, इसके अलावा जो है कहानियाँ हो गई। तो ये सभी जो है वहाँ की संस्कृतियाँ जो है, अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृतियाँ महासागरों की कहानियों से पटी पड़ी हैं, ठीक है। तो संस्कृतियों के विकास में भी महासागर जो है अपना योगदान देते हैं। अगला देखते हैं आगे क्या करता है महासागरों की वजह से। समुद्र से जुड़ी कथाओं में समुद्री देवी देवता, दैत्य और महासागर के खतरों और आशीर्वादों का भी वर्णन मिलता है, ठीक है। समुद्री देवता या फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के देवता की बात की जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने 8 जून को महासागरों के महत्व को याद रखने के लिए विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे घोषित किया है। तो याद रखना है कि विश्व महासागर दिवस कब होता है, प्रत्येक वर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। मानवीय गतिविधियों से महासागर क्या होते हैं, प्रदूषित हो रहे हैं, ठीक है। मानवीय गतिविधियों से महासागर कैसे प्रदूषित हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग लाखों टन प्लास्टिक जो है समुद्र में जो है क्या करते हैं, डंप करते हैं, जिसकी वजह से समुद्री जीवन क्या हो रहा है, खतरे में पड़ रहा है। समुद्री जीवन कैसे खतरे में पड़ेगा, आप प्लास्टिक फेंकते हो, फिर उसके बाद जो आपकी समुद्री मछलियाँ हैं उन प्लास्टिक को खाती हैं, उनका डेथ हो जाता है, ठीक है। आवश्यकता से अधिक आप मछली पकड़ रहे हो, ओवर फिशिंग कर रहे हो, तब भी जो है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र उससे नष्ट हो रहा है, क्योंकि जो है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जो है एक जो है अनुपात में सारी चीज़ें सभी प्रजातियों का होना जरूरी है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मछलियों को पकड़ोगे तो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी क्या होगा, नष्ट होगा। महासागरों को बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सबको सामूहिक रूप से महासागरों को बचाने के लिए काम करना चाहिए, ताकि पृथ्वी और मानवता का भविष्य क्या हो सके, सुरक्षित रह सके, ठीक है। अब आपकी किताब में एक कथन दिया हुआ था स्टार्टिंग में ही, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे शामिल किया है कि महासागर ही सब कुछ है। यह पृथ्वी के 7/10वें भाग पर व्याप्त है। इसकी श्वास शुद्ध और स्वस्थ है। यह विस्तृत निर्जन स्थल है जहाँ मानव कभी अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि वह जीवन का अपने आसपास ही अनुभव करता है, क्योंकि यहाँ वह अपने जीवन का आसपास ही अनुभव करता है। महासागर प्रकृति का विस्तृत भंडार है। अगर दूसरे शब्दों में कहो तो ये देखो, ये जो नीचे आपका कथन दिया है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है डायरेक्ट, कि संसार का आरंभ महासागरों से हुआ है और कौन जानता है कि इसका अंत भी इसी में हो, ठीक है ना। और ये क्या पूछा जाएगा कि ये कथन किसने कहा है, तो ये कथन जो है आपके किसने कहा है, जूल्स वर्ने ने कहा है। 1870 में इन्होंने बोला कि भाई जूल्स, ये आपका संसार का आरंभ महासागरों से हुआ और कौन जानता है इसका अंत इसी में हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, बाकी उन्होंने कहा तो ये चीज़ था, ठीक। तो जूल्स वर्ने का नाम याद रखना है, क्योंकि आपकी किताब में सबसे ऊपर ही ये कथन दिया गया है, ओके। तो ये हमारा जो है चैप्टर था, चैप्टर 2। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो पे जो है कमेंट करके बताना। अगर आप और वीडियोस चाहते हो इसके, तो वीडियोस को लाइक कर देना। अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे की वीडियोस भी मिलती रहें, और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, ताकि उनको भी क्लास 6 की नई बुक का लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।